नमस्कार सभी लोगों को और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ के, जिसमें मैं आपको पिछली कुछ एग्ज़ामों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से हैं, पाचन तंत्र से हैं, उनके क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ के। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं यहाँ के। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन कहा गया है कड़वाहट के लिए, किसके लिए? कड़वाहट के लिए मानव जीव का कौन सा संवेदनशील क्षेत्र है। यानी कि अगर हमें स्वाद के लिए कड़वाहट का स्वाद लेना है तो उसके लिए हमारे जीभ का कौन सा भाग कार्य करता है। तो देखते हैं, एक बार हम इसको डिटेल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारी जीभ है, ये क्या है? जीभ है। और जीभ के ये कुछ मैंने भाग बना दिए हैं जाके, ये कुछ मैंने भाग बनाए जाके। देखिए जो जीभ का पिछला हिस्सा है ये, इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। यानी जीभ का जो पिछला हिस्सा जुड़ा होता है वो किसके द्वारा जुड़ा होता है? फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है जाके। ठीक है दोस्तों, दूसरी ये जो ग्रंथि होती है, ये साइड वाली ग्रंथि, इसको बोलते हैं हम लोग हयार्ड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? हयार्ड ग्रंथि बोलते हैं, हयार्ड ग्रंथि। अब जीभ का जो ये बीच वाला हिस्सा होता है ये होता है नमकीन स्वाद के लिए। ये वाला जो पिछला हिस्सा होता है ये होता है कड़वाहट के लिए। जो जीभ का साइड वाला हिस्सा होगा ये होता है खट्टे स्वाद के लिए, खट्टे स्वाद के लिए। और जो ये वाला हिस्सा होता है ये होता है आपके मीठे स्वाद के लिए होता है। ठीक है, तो जीभ के पिछले हिस्से से कड़वाहट का स्वाद होता है, मध्य वाले हिस्से से नमकीन टेस्ट, साइड वाले हिस्से से कड़वाहट का, और आगे वाले हिस्से से मीठा टेस्ट का अनुभव होता है जाके। और जीभ का जो ये साइड वाला भाग होता है ये किस ग्रंथि के द्वारा जुड़ा रहता है? हयार्ड ग्रंथि के द्वारा जुड़ा रहता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कड़वाहट के लिए, इसके लिए कड़वाहट के लिए। तो कड़वाहट के लिए कौन सा हिस्सा है आपका? पीछे का भाग है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पीछे का भाग। दूसरा ध्यान रखना है यहाँ के कि हमारी जीभ होती है, जो जीभ होती है, इन जीभों में क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं, जिनको हम लोग बोलते हैं टेस्ट बाइट्स, टेस्ट बाइट्स बोलते हैं यहाँ के। और इन स्वाद में विभिन्न स्वादों के अनुभव के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अंकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंकुर। तो हमारे जीभ में 4 प्रकार के अंकुर पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म अंकुर। दूसरा पाया जाता है फिलीफॉर्म अंकुर, फिलीफॉर्म अंकुर पाया जाता है जाके। तीसरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है सर्कमवैलेट, सर्कमवैलेट अंकुर। और जो चौथा पाया जाता है वो पाया जाता है बोलिएट। ये 4 तरह के हमारे जीभ में अंकुर पाए जाते हैं जाके। ये याद रखना है कि जीभ के किस भाग से किस प्रकार के टेस्ट का क्या होता है? अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ के। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है यहाँ के। तो ध्यान रखना है हमारे शरीर में पाचन का जो ज़्यादातर भाग होता है वो किस में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है यहाँ के। ये चीज़ ध्यान रखना है, ज़्यादातर जो पाचन होगा हमारे शरीर में वो ज़्यादा से ज़्यादा पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है यहाँ के। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? यानी जो हम लोगों की मुख गुहा होती है, बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी होती है, उसमें इनमें से जो दिया गया है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इसमें से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो ध्यान रखना है इसमें से जो पाचन प्रारंभ होता है वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है।
कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जाके। और कार्बोहाइड्रेट आपके होते हैं कई प्रकार के, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इस प्रकार के क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं यहाँ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। जो मनुष्य की लार होती है, सलाइवा होती है, ये किसका पाचन शुरू करती है, स्टार्च का, प्रोटीन का, रेशे का या वशे का जाके। तो ध्यान रखना है कि जो मनुष्य की लार होती है, सलाइवा होती है, इसमें स्टार्च का पाचन संपन्न होता है। इसका पाचन होता है, स्टार्च का पाचन संपन्न होता है। अगर हम लार की बात करें तो लार में ध्यान रखना है जो वाटर होता है सबसे ज़्यादा वो होता है 99%। लार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है 99%। उसके अलावा क्या होते हैं, तो उसके अलावा होते हैं पाचक एंजाइम। क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं जो कि 1% होते हैं। कौन कौन से पाचक एंजाइम होते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ के हम लोग। तो मनुष्य की लार में लगभग 4 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक पाचक एंजाइम पाया जाएगा। दूसरा पाया जाएगा टाइलिन। दूसरा कौन सा पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। तीसरा पाया जाता है डाइटेन और चौथा पाया जाता है म्यूलिन। तो मनुष्य की जो लार होती है, लार में 4 तरह के क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं यहाँ के। कौन कौन से, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइटेन और म्यूलिन। ध्यान रखना है यहाँ के, इसमें से जो टाइलिन होता है ना, टाइलिन सर्वाधिक होता है। टाइलिन की मात्रा लार में क्या होती है, सर्वाधिक होती है, यहाँ के ध्यान रखना है। और ये क्या करता है, स्टार्च को पाचन करता है। स्टार्च जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। और स्टार्च को ये बदल देता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि माल्टोज एक शर्करा होती है उसमें बदल देता है यहाँ के। दोस्तों जो लाइसोजाइम होता है ये भोजन के साथ जो कीटाणु आए होते हैं, भोजन के साथ जो आए हुए कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं का पाचन कौन करता है, तो उन कीटाणुओं का पाचन करता है लाइसोजाइम करता है यहाँ के। डाइटेन और म्यूलिन का काम क्या होता है यहाँ के, जिसमें से जो म्यूलिन होता है एंजाइम, ये भोजन को लिसलिसा बनाता है। भोजन को क्या करता है, ये लिसलिसा बनाता है, जिससे भोजन निगलने में आसानी रहती है। लिसलिसा यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भोजन को कैसा बनाता है, चिपचिपा बनाता है, जिससे भोजन निगलने में क्या होती है, आसानी होती है जाके। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, इसमें कथन और कारण वाला है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल बात सही है जाके। और यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है जाके। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी डिटेल और कर देता हूँ आपको, थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं इसमें। जो मेढक होते हैं, मेढक होते हैं और व्हेल मछली होती है, इनमें लार ग्रंथियां नहीं होती हैं। इनमें लार जो ग्रंथियां होती हैं वो लाल ग्रंथियां नहीं होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ के। और मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं दोस्तों, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जो ग्रंथि होती है उसको हम बोलते हैं अधोहनु। क्या बोलते हैं, अधोहनु ग्रंथि बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरी जो ग्रंथि होती है जाके जो हमारे लार में पाई जाती है, लार ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं अधोमैक्सिला। क्या बोलते हैं, जो दूसरी ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं अधोमैक्सिला। अधोमैक्सिला ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड,
सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और तीसरी होती है अधोजिह्वा, अधोजिह्वा ग्रंथि होती है जाके, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सबलिंगुअल। क्या बोला जाता है? सबलिंगुअल बोला जाता है। सबलिंगुअल ग्लैंड होती है जाके। ये 3 तरह की लार ग्रंथियाँ हमारे लार के वाले भाग में यानी मुख गुहा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल बात सही है यहाँ के। और जो यकृत होता है, अभी बताते हैं आपको, वसा और पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। वसा का पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, यानी दोनों ए तथा आर सही है और आर ए का सही कारण है। ये बिल्कुल बात सही है। होता क्या है, जो यकृत होता है, यकृत में एक भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय, गाल ब्लैडर बोलते हैं। और गाल ब्लैडर से 2 लवण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 2 लवण। एक लवण का नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट। क्या नाम है? सोडियम ग्लाइकोलेट नाम है। और जो दूसरा लवण होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम टोरोकोलेट। दूसरा जो लवण निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम टोरोकोलेट बोलते हैं, टोरोकोलेट बोलते हैं। अब ये दोनों लवण काम क्या करते हैं यहाँ के? ये दोनों लवण जो वसा होता है, वसा को जल के साथ छोटी छोटी बूंदों में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं जाके। ये काम कौन करता है? हमारा पित्ताशय से निकलने वाले 2 लवण करते हैं यहाँ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ के। कहा गया है एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? विटामिन है, बैक्टीरियम है, या बायो उत्प्रेरक है, या आपका वायरस है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, एंजाइम ना तो विटामिन है, ना बैक्टीरियम है, ना तो वायरस है। एंजाइम है वो क्या है? एक तरह का बायो उत्प्रेरक माना जाता है याके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? वसा होते हैं, शर्करा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या विटामिन होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना है, एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, ये आपके एक तरह के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं यहाँ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आगे आ जाके क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो एंजाइम होता है, एंजाइम क्या होता है जाके? एंजाइम होता है, एंजाइम क्या होता है? वसा होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है। तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर कि जो एंजाइम होता है, एंजाइम एक तरह का क्या होता है? प्रोटीन होता है जाके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन। कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है यहाँ के? तो ध्यान रखना है, जो ग्लूकोज को आपको इथेनॉल में, इथेनॉल का मतलब होता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है वो कौन सा है? जाइमेज है। और आपको मालूम है जो माल्टेज होता है ये माल्टोस को पचाता है। किसको पचाता है? माल्टोस को पचाने का कार्य कौन करता है? आपका माल्टेज एंजाइम करता है यहाँ के। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 10वां। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया को तेज करने का कार्य करता है वो कौन करते हैं? यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जैविक सिस्टम होता है, उस जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया होती है उसको तेज करने के लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं यहाँ के। क्लियर हुआ सभी का? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं यहाँ के। और ध्यान रखना ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं यहाँ के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं यहाँ के। चीज़ ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य होता है? किसका कार्य होता है? यकृत का कार्य होता है। तो ध्यान रखना है, जो यकृत होता है, यकृत यूरिया का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती है? यूरिया का उत्पादन करती है। होता क्या होता है, हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंस्टेटाइन होती है, जो हम लोगों की ग्रहिणी होती है, क्या होती है? ग्रहिणी होती है। और आमाशय होता है। क्या होता है? आमाशय। इनमें जो प्रोटीन पाई जाती है या प्रोटीन का जो पाचन होता है, इसका पाचन होता है प्रोटीन का।
प्रोटीन का जो पाचन होता है उस प्रोटीन के पाचन में बनते हैं एमिनो एसिड। क्या बनते हैं? एमिनो एसिड बनते हैं। तो यकृत क्या करता है? इन एमिनो एसिड को किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। और यूरिया हमारे यूरिन के साथ यानी कि मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। अगर यूरिया हमारे शरीर से बाहर ना निकले तो हमारे शरीर में गठिया रोग हो जाते हैं। कौन से रोग हो जाते हैं? गठिया रोग हो जाते हैं यहाँ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ के 12वां का आ गया है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में कुछ की उपस्थिति में होता है। वसा, लिपिड्स को क्या बोलते हैं? वसा, फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट। कुछ की उपस्थिति में होता है। कौन कौन से चीज़ें हैं जिनकी उपस्थिति में होता है? पहला क्या दिया गया है? पित्तअम्ल। दूसरा क्या दिया गया है? लाइपेज। और तीसरा क्या दिया गया है? पेप्सिन दिया गया है। तो अब इसमें से पूछा गया है कि केवल एक सही है। क्या पित्तअम्ल की उपस्थिति में होता है, या 1 और 3 पित्त अम्ल और पेप्सिन की उपस्थिति में होता है, 1 और 2 क्या पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में होता है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। यानी कि जो फैट होते हैं, फैट का जो पाचन होता है जाके वो किसके? पित्त अम्ल जो कि पित्ताशय से निकलता है जाके, और किसकी उपस्थिति में होता है? लाइपेज की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? लाइपेज की उपस्थिति में होता है जाके। ठीक है, जो हमारे शरीर में फैट का पाचन होता है जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या होता है? जो लाइपेज नाम का एंजाइम होता है उसका स्रोत क्या है जाके? तो ध्यान रखना है, लाइपेज एंजाइम निकलता है पैनक्रियास से। किससे निकलता है? पैनक्रियास से निकलता है, यानी कि अग्न्याशय से निकलता है जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ बढ़ते हैं। और 14वां नंबर क्या कहा गया है जाके कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? यानी कि हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं उन पाचक एंजाइम में से कौन सा इसमें पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन तो पाचक एंजाइम है जाके, टाइलिन भी पाचक एंजाइम है, पेप्सिन भी पाचक एंजाइम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन में कहा गया है जाके कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन, किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में होता है जाके? तो ध्यान रखना है जाके कि जो मानव शरीर होती है, मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो किस में होता है? आमाशय में होता है जाके। किस में होता है? आमाशय में। आमाशय में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन का पाचन करती है जाके। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कहा गया है? हमारे आहार में प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। बात सही है जाके? क्षुद्रांत में नहीं होता है, सॉरी ये बात बिल्कुल गलत है। प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में नहीं होता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में भी होता है जाके। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। दूसरा कारण दिया गया है अग्न्याशय से प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, ये बिल्कुल बात सही है। जो पैनक्रियाज होता है उससे प्रोटीन का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है उनको क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16वें की तरफ बढ़ते हैं जाके। और क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कहा गया है? प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो इसमें से प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। ये चीज़ ध्यान रखना है जाके कि प्रोटीन के पाचन में बहुत सारे एंजाइम यूज़ में आते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि ये वाला देखो, प्रोटीन का पाचन आमाशय में कौन कर रहा है? पेप्सिन कर रहा है। और देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ जाके कि प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका 18वें की तरफ। कहा गया स्टार्च का जल अपघटन। स्टार्च क्या होती है? एक तरह की शर्करा होती है जाके। ठीक है,
स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है जाके। और ये बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, जो स्टार्च का जल अपघटन होता है जाके, उस जल अपघटन से जो ग्लूकोज बनता है, स्टार्च बनती है, एक तरह की हाइड्रोलिसिस स्टार्च बोलते हैं जिसको, उसको बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है जाके, तो उसको बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है जाके। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 19वीं की तरफ। कहा गया कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक की बात करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो शरीर के अंदर की क्रिया होती है उस क्रिया को ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं जाके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो एंजाइम ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का मेन कार्य क्या होता है, तो ट्रिप्सिन का काम होता है ये प्रोटीनों को अमीनो एसिड में बदल देते हैं। ठीक है, और हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो अमीनो एसिड होती है ये हमारा जो लीवर होता है, लीवर से इसको भेज दिया जाता है कहाँ पर, मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है शरीर के। और अगर इस शरीर के बाहर ना निकले तो हम लोगों को गठिया रोग हो जाते हैं यहाँ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां कहा गया है जाके कि मानव शरीर में जो पुच्छ होती है, जो एक तरह के संवेदी अंग होता है, जो हम लोगों के कोई काम का नहीं होता है, ये पूर्वजों की एक तरह की पहचान होती है कि हाँ हमारे पूर्वज पहले बंदर की तरह थे। तो एक रीढ़ की हड्डी के नीचे एक गांठ सी संरचना होती है। तो कहा गया कौन सी संरचना से संलग्न होता है, तो ये संलग्न होता है किससे, बृहदांत्र से संलग्न होता है। किससे संलग्न होता है, बृहदांत्र से संलग्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। क्वेश्चन नंबर 22वां में कहा गया है एंजाइम तथा उनके कार्य के सही जोड़े का हमें चयन करना है यहाँ के। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही है। पहला है अम्लीय फॉस्फेट सूत्रकण का चिन्हक किण्वन, जो ऑक्सीजन कार्यों से, ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित है, ये तो आपका गलत है। दूसरा ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड, ये क्या करता है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयोग होता है। ये बात बिल्कुल आपकी क्या है, इस क्वेश्चन में सही है जाके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाके, ध्यान रखना है जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है जाके कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार की सहायता से पच जाता है, यानी निम्न में से कौन सा ऐसा भाग है जो लार की सहायता से पाचन क्रिया से पच जाता है, तो वो भाग कौन सा होता है, स्टार्च होता है। कौन सा भाग होता है, स्टार्च भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा गया है जाके कि एक कथन दिया गया है और कथन में कहा गया है मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन असक्षम है, यानी मानव का शरीर है वो सेलुलोज का पाचन करने में असक्षम है, यानी कि सक्षम नहीं है जाके। ठीक है, दूसरा कारण कहा गया है कि मानव शरीर में जो स्टार्च जल अपघटन जो स्टार्च अपघटन एंजाइम डायस्टेज होता है वो विद्यमान रहता है जाके। देखिए ये बात तो सही है कि हमारा शरीर सेलुलोज को पाचन नहीं कर पाता है, सेलुलोज को नहीं पचा पाता है, लेकिन हमारे शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, ये भी बात सही है। लेकिन इस कारण का, इस कथन का ये सही स्पष्टीकरण नहीं है जाके। ठीक है, इनका कोई मतलब एक दूसरे से संबंध नहीं है जाके, लेकिन बातें दोनों सही हैं जाके। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और 25वां क्वेश्चन क्या कहा गया है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और भोजन के साथ हमारी बॉडी में क्या इंटर होता है, कार्बोहाइड्रेट। भाई हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को मिलती है ग्लूकोज शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट ही होती है जाके। अब ग्लूकोज क्या होता है, जब हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होने के बाद ये कहाँ पर स्टोर हो जाता है, यकृत में हो जाता है। ध्यान रखना है यहाँ के इस प्रोसेस में जो कार्य करता है वो इंसुलिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। ये ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। और अगर हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन ना निकले
तो फिर हमारे शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित हो पाएगा, तो डायरेक्ट हम लोगों को ग्लूकोज मिलेगा जाके, जिससे हम लोगों को डायबिटीज़ नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन होता है, ये अग्न्याशय से निकलता है। किससे निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है। और अग्न्याशय में जो लैंगर-हिंस की द्वीपिकाएँ होती हैं, लैंगर-हिंस की द्वीपिकाएँ होती हैं, उन द्वीपिकाओं से निकलता है। और उन द्वीपिकाओं में एक कोशिका होती है बीटा कोशिका, तो ये बीटा कोशिका से निकलता है जाके, और संचित कहाँ पे रहता है? यकृत में। हम कभी कभी उपवास रखते हैं, तो उपवास के दौरान क्या होता है जाके कि हम लोगों को भोजन नहीं मिलता है जाके, तो हमें अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है जाके, तो फिर वो ग्लाइकोजन किस में बदलने लगता है? ग्लूकोज में बदलने लगता है, जिसके कारण हमें क्या मिलने लगती है? एनर्जी मिलने लगती है जाके। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कहा गया है अगर 10 दिनों में अधिक दिन तक उपवास रखा जाए तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा जाके, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन धीरे धीरे क्या होने लगता है? ख़त्म होने लगता है जाके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। अभी हमने बताया था ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है वो यकृत में किस रूप में जमा रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा गया है मानव शरीर की, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? यकृत होती है, लीवर होती है, कि ध्यान रखना है सभी को। ठीक है। दूसरी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। और 29 में क्या कहा गया है? 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, देखो अभी फिर से रिपीट हो गया, कौन सी ग्रंथि आ जाएगी? आपकी यकृत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ के क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा गया है? यहाँ के क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि निम्न अंगों में से पित्तरस, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था पित्तरस कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से निकलता है। और पित्ताशय किसका भाग होता है? तो पित्ताशय भाग होता है आपका यकृत का। किसका भाग होता है? यकृत का भाग होता है। और ध्यान रखना है जो पित्तरस निकलता है, पित्तरस ये वसा के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में? वसा के पाचन में सहायक होता है। जिनके शरीर में कभी कभी क्या होती है? पित्ताशय में गांठ सी हो जाती है, पित्त की थैली में गांठ हो जाती है जाके, तो पित्तरस सही से निकल नहीं पाता है जाके। और अगर कभी भी हमारे शरीर से पित्ताशय निकाल के बाहर कर दिया जाए तो हमारे शरीर में पित्तरस नहीं बनेगा, जिसके कारण हमारा शरीर वसा का पाचन नहीं कर पाएगा। आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं। हम पर डे आपको 25 से 30 क्वेश्चन करवाया करेंगे, जो कि अभी डाइजेस्टिव सिस्टम ही चलेगा जाके। इसमें लगभग मैं 150 से 200 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है। वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।